1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर एलाइना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। एलाइना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसलिए सज धज के कोट पैंट पहन कर आया है। तभी एक और आवाज आई कि 2 दिन पहले ही अभिनव उसके ऑफिस में लंच डिलीवर करने आया था और उसने सवाल किया कि ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा इतनी बड़ी नीलामी में आ सकता है। वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। एक इंसान ने ऑक्शन मैनेजर से कहा कि अभिनव के पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। उन्हें ये नीलामी बंद करके एलाइना को वो इम्पोर्टेड कालीन दे देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, रुको। अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के लिए 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही उस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। ए फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए उस आदमी ने अभिनव को धक्का देना चाहा, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि उस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जैकेट से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उस चेक को भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सब बहुत चक्के हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा था। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो मैनेजर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में कैसे खरीद रहा है और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। मैनेजर ने थोड़ी देर तक उस चेक की जांच पड़ताल की और जब उसने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर बोला, ये नीलामी यहीं समाप्त की जाती है और ये विशेष इम्पोर्टेड कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंसमेंट किया तो वहाँ बैठे सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पीछे खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिस अलाइना, जिन्होंने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उनके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव नाम का डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को वो 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। उसके बाद एलाइना ने अपनी आंखें उठाई और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पे गई तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही एलाइना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? आखिर कौन है टाइगर? इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी घास ना डाले, मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। वैभवी के ऐसा कहते ही देवेन ने अभिनव को वहाँ से चले जाने को कहा और उसे बेइज्जत किया कि वैभवी ने तो उसे भगा दिया है। आज के बाद दोबारा वैभवी के पास भटकने की भी ना सोचे। प्लीज वैभवी, हम साथ में घर बनाने वाले थे। मैं तो हमारे लिए पैसे जोड़ रहा था। झोपड़ी को घर नहीं कहते अभिनव, जाओ यहाँ से। अभिनव की गर्लफ्रेंड वैभवी ने अभिनव की आंखों के सामने अमीरजादे देवेन के गले लग गई। अभिनव का सीना दर्द के मारे फटा जा रहा था।
अभिनव वहाँ से रोते हुए बाहर निकला और शराब की एक पूरी बोतल पी गया। मन ही मन उसने कहा कि इससे बेहतर तो उसे मौत आ जाती। अभिनव नींद और नशे में बेसुध एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत अभिनव को देख उसने अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, वाह, अब आएगा मजा। इसे डिक्की में डालो और मेरी बहन अनन्या के कमरे में। मगर बॉस, ये आदमी जैसा कहा है वैसा करो। और हाँ, दादाजी को क्या कहना है याद है ना? जी बॉस। अभिनव की जब आंख खुली तो उसके चारों ओर बंदूक ताने आदमी खड़े थे। वो एक आलीशान महल जैसे कमरे में था। उसके बगल में एक सुंदर लड़की बैठकर रो रही थी। सामने 6 फीट लंबे चौड़े आदमी ने अभिनव को गुस्से में देखते हुए कहा, ये शराबी है तुम्हारी पसंद अनन्या? अनन्या ने रोते हुए जवाब दिया, दादाजी मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती इसे। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। तभी दादाजी की नजर अभिनव के पैरों की तरफ गई। दादाजी ने सनी को चुप कराते हुए अनन्या से कहा कि उनके घर के नियम के मुताबिक अनन्या को अभिनव से शादी करनी पड़ेगी और अगर उसने मना किया तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी सनी को मिल जाएगी। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवाकर शादी करा दी गई। अभिनव एक मामूली डिलीवरी बॉय था। सर पर तानी बंदूक के सामने वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। शादी होते ही दादाजी ने अपने गार्ड से कहा कि अब वो अभिनव को मारे और इतना मारे कि उसके शरीर के सारे रंग बाहर आ जाएं और फिर अनन्या से शाम में अभिनव के साथ अकरम की पार्टी में आने को कहा। दादाजी के आदमियों ने अभिनव के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। अभिनव की जिंदगी में 24 घंटे में जितना कुछ हुआ उतना उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मजाक तो देखो, अकरम की पार्टी में पहुंचते ही अभिनव को वैभवी दिख गई। तुम्हारी शक्ल का कीमा भरता किसने बना दिया? यहाँ कुछ डिलीवरी देने आए हो क्या? वैसे इतनी लेविश पार्टी में तुम्हें देखकर मुझे तो उल्टी सी आ रही है। अभिनव ने जवाब दिया कि उसे एक धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी है और वो इस पार्टी में उसकी बीवी के साथ आया है। अच्छा, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी को तो कोई दूसरा लड़का है। अभिनव पीछे मुड़ा तो देखा कि एक बेहद रईस लड़का जिसने 30 लाख का सूट और 90 लाख की डायमंड लगी घड़ी पहनी थी, वो अभिनव की पत्नी अनन्या को गले लगा रहा था। हाय, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव, ये चिराग है मेरा दोस्त, और चिराग ये है मेरा मजबूरी। मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर शॉक्ड तो हो गया हूँ। अनन्या तभी उन दोनों को छोड़कर वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही अभिनव ने चिराग से कहा कि वो अनन्या से दूरी बना के रखे, जिस पे चिराग ने अभिनव को डिलीवरी बॉय कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगा और बोला कि उसके नौकर भी अभिनव से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। मुझे अपनी कमाई की धौंस मत देखा। अभी तो कुछ किया ही कहाँ है। धौंस तो तू तब देखेगा जब तेरी बीवी की कंपनी भी खरीद लूंगा। जुबान नोच लूंगा तेरी में। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है, पर तभी अनन्या वहाँ पहुँच गई। अभिनव, क्या कर रहे हो तुम? अरे, ये क्या कह रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कहता है तुम्हें मुझसे छीन लिया। ये सुनकर अनन्या अभिनव को चिराग से दूर कमरे के कोने में ले जाती है और उसे कान में कहती है कि वो अभिनव को छोड़ सकती है मगर चिराग को नहीं। उसे पार्टनर बनाए रखना उसकी मजबूरी है। अनन्या बताती है कि उसकी कंपनी डूबने वाली है, जिसे बचाने के लिए चिराग उसे इन्वेस्टर्स से मिलवाने वाला है। अनन्या ने इतना कहा ही था कि पीछे से चिराग की आवाज आई। अनन्या, वो आ गए। मीट इंडिया सबसे बड़े बिलियनर्स। अभिनव से हाथ छुड़ाकर अनन्या आगे बढ़ने ही वाली थी, इतने में सामने से 2 इन्वेस्टर्स आ गए। अभिनव ने जब हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो एक इन्वेस्टर अभिनव के हाथ में पहनी हीरा पन्ना वाली सोने की अंगूठी देखकर वहीं रुक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारी 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स ने टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? जो शख्स अभी अभी अभिनव के सामने झुका था वो अकरम था और अभिनव को यूं हैरान और परेशान होता देख वो समझ गया था कि अभिनव की सच्चाई उसे दूसरों के सामने नहीं लानी चाहिए। इसलिए वो उठा
और ध्यान से अभिनव की तरफ देखा और कहा, अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। यह कहकर वो शख्स वहां से चला गया। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। ब्रेकिंग न्यूज में यह आ रहा था कि सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर न मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। तभी अनन्या ने कहा, मौतिक, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। तो तरीका? अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी, लेकिन इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर लॉबी में अभिनव ने मिस लोबो से पूछा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों छाई हुई है? जवाब में उन्होंने कहा, तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? तभी उन्होंने अभिनव को टीवी की तरफ इशारा करते हुए देखने को बोला, जिसपे कंपनी के हाल साफ नजर आ रहे थे। अभिनव ने तभी पूछा, वो अनन्या कहाँ है? मिस लोबो ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। अभी तुम घर जाओ। अभिनव ने उसने पूछा, आप कहां जा रही है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस रूम में। अभिनव बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और कॉन्फ्रेंस रूम में अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अनन्या तभी गुस्से से कहती है, अभिनव, गेट आउट। अभिनव जवाब में कहता है, अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं, मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा और बोला, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? तभी अभिनव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आया ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। यह सुनकर चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस के बाहर धकेल देता है, सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर, आप मीटिंग में चले जाइए। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। अभिनव मिस लोबो से कहता है, थैंक्स, जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। मिस लोबो कहती हैं, बस भी करो। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कहे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो, कैसे? अभिनव जवाब में कहता है, कैसे तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतने में मिस लोबो ने कहा, अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी आदमी तेरी मदद करने से डरेगा। हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अभिनव ने पूछा, कौन? मिस लोबो ने जवाब में कहा, रविकांत देसाई सर, वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज हैं। तुम यहां उनका वेट करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मिस लोबो के जाने के बाद अभिनव ने एक कॉल लगाया। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तभी अभिनव ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था। तभी रविकांत देसाई उर्फ रविकांत वहां आ गए। हाँ, तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए, अभी मैं रखता हूं। रविकांत ने अभिनव की यह बात सुन ली थी। अभिनव ने पलटकर उनसे कहा, रविकांत जी,
सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? रविकांत हैरान होकर कहते हैं, एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अभिनव को अंदर आता देख चिराग बोला, अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहां से? इसके जवाब में रविकांत गुस्से में बोले, बिहेव योरसेल्फ चिराग। फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोले, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सुनते ही चिराग हंसते हुए बोला, प्लान, वो भी इस गरीब घर जमाई के पास? रविकांत से रहा नहीं गया और उन्होंने चिल्लाते हुए चिराग से कहा, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है, हमें अभिनव को सुनना चाहिए। तभी चिराग बीच में बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस नोकझोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटा, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो, ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन मेरा होगा। अभिनव बैठो और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी, एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी चिराग, जो कि गुस्से से तिल मिला रहा था, बोल उठा, दिस इज टू मच। हम ऐसे ही किसी को भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। लेकिन अनन्या ने बिना चिराग की सुने अपने एक एम्प्लॉय से कहा, अभिनव को लैपटॉप दो। चिराग बोला, तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो अनन्या। अनन्या से रहा नहीं गया और वो बोली, चिराग, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए सपोर्ट में बोलते हुए देखा था। अभिनव ने कहा, अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के चले जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिस पे मुझे डाउट है। चिराग बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव ने अनन्या को देखते हुए कहा, अनन्या, हमें कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ये सुनते ही चिराग ताली बजाने लगा, ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहां हैं? अभिनव ने कहा, ओके, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके सब हैरान हो गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी ऊंची बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अनन्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या द्वारा किए गए सवाल का जवाब अभिनव देता। उससे पहले ही उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने घर में पाया। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अभिनव को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभिनव अपने घर पर इसलिए सो रहा था क्योंकि अनन्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सुबह उठकर अभिनव का चेहरा देखे। अभिनव के पापा संजय की मौत जो एक साजिश थी, उसके बाद से वह काफी अकेला हो गया था। अपने पापा की मौत के पीछे जो आदमी था उसका चेहरा उसे अच्छी तरह याद था। आज उठकर अभिनव को अकरम से मिलने जाना था।
अभिनव जल्दी से तैयार होकर जब अकरम के पास पहुंचा तो अकरम उसे देखकर काफी खुश हो गया और कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गईं। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए। उनमें से एक दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी के कुछ फैसले तुम्हारे हाथों में होंगे। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। इसके बाद अभिनव अपनी नौकरी पर गया और वहां उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया, क्योंकि कल अभिनव काम पर नहीं आ पाया था, जिसके कारण उसके बॉस को बहुत नुकसान हुआ। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अभिनव ने अपने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी नहीं होगी। शुक्रमना मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है। एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। हाँ, अच्छा, रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटकाओ, बाहर इसको। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों ने अभिनव पर धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख हैरान रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और बोला, चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर अभिनव जब ऑफिस से बाहर पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अभिनव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो हेलो टाइगर, अकरम बोल रहा हूं। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही हैरान हो गया। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर आदमी उसके नाम से कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी।
अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडर कवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बोतल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बोतल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस होगे, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ
अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। ये वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारे नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।